नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सी टेट के क्वेश्चन को लेकर के, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो अधिगम है, यानी कि लर्निंग है। ठीक है, तो आज का चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अधिगम के बारे में आपको कुछ बता दें कि जन्म के समय जो है शिशु जो होता है पूर्णतः असहाय होता है। ठीक है, वह अपनी प्रत्येक आवश्यकताओं के लिए जो है दूसरों पर निर्भर होता है। और जैसे जैसे उस क्या होता है कि विकास, उसका मानसिक विकास होता जाता है, साथ साथ वो बहुत सी बातें सीखता है। वास्तव में सीखना ही बालक को पूर्ण रूप से क्या आत्मनिर्भर बनाता है, सामाजिक बनाता है। बचपन में बालक अनेक असामाजिक व्यवहार करता है, और जैसे ही समाज के साथ साथ वो अनुकरण करना सीख जाता है, वैसे ही उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। इस प्रकार व्यवहार में परिवर्तन लाना ही क्या होता है, अधिगम होता है। या इसको अधिगम का हिंदी होता है, मतलब जो रियल मीनिंग होता है वो सीखना होता है। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है, सीखना अनुभवों और प्रशिक्षणों के द्वारा व्यवहारों में संशोधन है, यह कथन किसने कहा? तो इसका जो राइट आंसर है वो गेट्स एंड अदर्स। ठीक, गेट्स जो थे उन्होंने ये परिभाषा जो है डेफिनेशन दिया था। दूसरा जो क्वेश्चन है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन आना, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है, यह किसने कहा? तो इसको जो है गिलफोर्ड ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन जो है क्रो एंड क्रो ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन नंबर 4 है, सीखना नवीन ज्ञान तथा प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया है, यह किसने कहा था? तो ये वुडवर्थ ने कहा था। ठीक है, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इस चैप्टर से, और इस चैप्टर से ज़्यादा ही पूछा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, अधिगम किस पर आधारित होता है? अधिगम यानी कि लर्निंग किस पर आधारित होता है? तो एक तो अभ्यास पर आधारित होता है, प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित होता है। अभ्यास करता है तो अधिगम बढ़ेगा, प्रशिक्षण के द्वारा भी अधिगम बढ़ता है, अनुभव के द्वारा भी अधिगम बढ़ता है। अगला जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो अधिगम किस प्रकृति का परिवर्तन है? यहाँ पे से हो गया, ये गलत है, परिवर्तन है। अधिगम किस प्रकृति का परिवर्तन है? तो ये अस्थायी परिवर्तन है। ठीक है, अधिगम जो होता है वो स्थायी परिवर्तन होता है, और मनुष्य जीवन पर्यंत कुछ न कुछ जो है सीखता रहता है। अगला जो क्वेश्चन है, अधिगम एक ... प्रक्रिया है। आंसर है सार्वभौमिक। ठीक है, सार्वभौमिक का मतलब ये समस्त प्राणियों में पाया जाता है, और विकास की श्रेणियों के आधार पर ही प्राणियों में सीखने के अंतर होता है। ठीक, पशु पक्षी कम सीखते हैं क्योंकि उनमें अनुभव से लाभ उठाने की क्षमता कम होती है, और सीखने की प्रवृत्ति मनुष्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो ये सार्वभौमिक होता है, और किसी जंतु में कम और किसी में कम ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे शब्दों में अगर कहें कि तो सीखने का गुण होता है समस्त प्राणियों में पाया जाता है, परंतु मात्रा का अंतर अवश्य होता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 है, अधिगम किसका संगठन है? तो अधिगम जो होता है अनुभव का संगठन है, क्योंकि जितना बालक हो चाहे मनुष्य हो, जितना अनुभव प्राप्त करेगा उतना ही उसका अधिगम जो क्या होगा, स्ट्रांग होगा। अगला जो क्वेश्चन है, पूर्व अधिगम यानी प्रीवियस लर्निंग की प्रक्रिया से क्या प्रदर्शित होता है? ठीक है, प्रीवियस लर्निंग, पूर्व अधिगम है क्या? देखिए, बालक कितनी भी शीघ्रता से या जल्दी कितनी अच्छी तरह से सीखता है, या इस बात पर निर्भर करता है कि वह पहले से क्या सीख चुका है। ठीक, तो पूर्व अधिगम का मतलब जो है पहले से बच्चा कितना सीख चुका है। ठीक है, उसी के आधार पर बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और अधिगम की प्रक्रिया शून्य से प्रारंभ नहीं होती है, बल्कि जो है बालक द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान से ही प्रारंभ होती है। अतः अध्यापक को क्या करना चाहिए? ज्ञात से अज्ञात की ओर के शिक्षण के सिद्धांत के अनुसार शिक्षण करना चाहिए। तो इसका जो आंसर आप देख रहे हैं कि बालक के पूर्व अर्जित ज्ञान से ही जो है ज्ञान को प्रदर्शित करता है पूर्व अधिगम। अगला जो क्वेश्चन है, अध्यापक को किस प्रकार के शिक्षण सिद्धांत के अनुसार जो है कार्य करना चाहिए? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर। ठीक, बच्चे को पढ़ाना चाहिए तो
पहले उसके सामने पूर्व अधिगम की बातें करनी चाहिए, उसके बाद जो है अज्ञात की ओर ले जाना चाहिए। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक या फैक्टर हैं? तो शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, विषय वस्तु, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, थकान, वातावरण, सीखने की विधि, ये सारी चीज़ें जो है क्या हैं, अधिगम को प्रभावित करती हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, सीखने की विधियाँ कौन कौन सी हैं? करके सीखना, निरीक्षण करके सीखना, उत्तर इसका है। और परीक्षण करके सीखना, वाद विवाद से, कार्यशाला विधि होती है, अनुकरण किसी की नकल करना, प्रयास एवं त्रुटि विधि, और पूर्ण विधि या अंश विधि, अंतराल विधि या सतत विधि। ये सारी विधियाँ आप जो है इसी टेक्स्ट बुक से ज़रूर पढ़िएगा, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान जाएंगे। और हमने आपको यह सारी विधियाँ बता दी हैं, तो इसके जो ये विधियाँ हैं सीखने की, अधिगम की। अगला जो क्वेश्चन है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। प्रयत्न या त्रुटि, त्रुटि का मतलब भूल होता है, जिसको एरर बोलते हैं, ट्रायल एंड एरर। ठीक है। इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो ये ई.एल. थॉर्नडाइक ने जो है ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, उद्दीपन यानी कि स्टिमुलस व अनुक्रिया के बीच संबंध को क्या कहते हैं? तो एस.आर. बॉन्ड। ये संबंध जो कहलाता है वो एस.आर. बॉन्ड कहलाता है। ठीक है। अब देखिए इसमें उद्दीपन और अनुक्रिया क्या होती है। जैसे कोई व्यक्ति मान ले खाना आ गया है, ठीक, खाना खाने जा रहा है, तो पहले से उसके अंदर क्या होता है कि लार आने लगती है। ठीक, तो ये क्या है? खाना क्या है? स्टिमुलस है, उद्दीपन है। अनुक्रिया क्या है? जैसे कोई लार टपकने लगती है मुंह में। ठीक है। तो स्टिमुलस क्या है? भोजन है। अनुक्रिया क्या है? जैसे कोई जब लार टपकती है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत का अन्य नाम क्या है? ठीक है। तो ट्रायल एंड एरर के जो है अन्य नाम है उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। ठीक है। यह संबंधवाद का सिद्धांत। संबंधवाद इसलिए कहा गया क्योंकि संबंध ये होता है कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध होता है। जब कोई भी वस्तु, खाने की चीज़ अगर सामने आएगी तो स्वाभाविक रूप से जो है मनुष्य के जो है मुंह में लार जरूर टपकेगी, तो इसका डायरेक्टली संबंध होता है। ठीक है। तो इसी को संबंधवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक महोदय ने अपना प्रयोग किस जंतु पर किया था? तो ये बिल्ली पर किया था। ठीक है। तो बिल्ली इसका राइट आंसर है। ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है, सीखने के नियम कौन कौन से हैं? तो सीखने के जो हैं 3 नियम हैं। कौन कौन से? अभ्यास का नियम, अभ्यास करके मनुष्य सीखता है। प्रैक्टिस करके। प्रभाव का नियम, यानी इसको लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव पड़ता है। जैसे प्रभाव का मतलब, जैसे अपने बुजुर्गों से अगर कोई बच्चा सीखता है तो वो प्रभाव का नियम होता है। तत्परता का नियम, तत्परता का नियम का मतलब ये होता है, उसको तैयारी का नियम भी कहते हैं। थॉर्नडाइक द्वारा जो प्रतिपादित तत्परता का नियम है। ठीक है। इसमें जो है जब कोई संवहन इकाई किसी संवहन के लिए तत्पर होती है तब उसके लिए ऐसा करना संतोषप्रद होता है। ठीक, मतलब वही है तत्परता का नियम, उसके लिए वो तैयार होना चाहिए। ठीक, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये जो तीनों नियम है वो थॉर्नडाइक महोदय ने जो है प्रतिपादित किया था। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, सीखने के सहायक नियम कौन कौन से हैं? तो उत्तर है बहु अनुक्रिया का नियम, जिसको मल्टीपल रिस्पांस बोलते हैं। मनोवृत्ति का नियम, मेंटल सेट का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, यह संबंधित परिवर्तन का नियम। ये सारे जो नियम हैं वो सीखने के नियम हैं। बाकी डिटेल्स जो है आप टेक्स्ट बुक से पढ़िएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गेस्टाल्ट सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका जो राइट आंसर है, इसका जो आंसर है वोल्फगैंग कोहलर। ठीक, वोल्फगैंग कोहलर जो थे, ठीक है, ये जर्मनी के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है। इन्होंने इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया था। और गेस्टाल्ट जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका तात्पर्य यह होता है कि संपूर्ण या पूर्ण आकृति संरचना। ठीक है।
गेस्टाल्ट वर्ड का जो मतलब है वो संपूर्ण होता है, यानी कि टोटल, या अथवा पूर्ण आकृति संरचना, इसका ये अर्थ होता है। गेस्टाल्ट, इसका विशेषता ये होती है कि उसके संपूर्ण गुणों से पता चलता है, न कि उसके अवयवों से। ठीक है, जब कोई समस्या आती है तो दीपक को अनुक्रिया से संबंधित करके नहीं सीखता, बल्कि जो क्या होता है कि वह संपूर्ण परिस्थिति को देख करके समस्या का समाधान खोजता है। जैसे कोहलर ने जो है 2 एक्सपेरिमेंट किए थे, किस पे, बंदर पे। ठीक, तो बंदर को क्या किया था, एक बॉक्स में बंद कर दिया था, सॉरी हाँ, एक बॉक्स में बंद कर दिया था। ठीक है, और एक तरफ से उसको खुला छोड़ दिया था। ठीक है, और थोड़ी दूर पर क्या है, केले रख दिए थे। ठीक है, और वहाँ पर एक छड़ी रख दिया था। तो धीरे धीरे क्या है, बंदर को धीरे धीरे समझ में आया कि इसको केले को कैसे खाया जाए। तो उसने धीरे धीरे छड़ी से जो है केले अपनी तरफ खींच लिए और धीरे धीरे वो खाने लगा। ठीक है, और दूसरा एक्सपेरिमेंट और भी किया था, बॉक्स संबंधी प्रयोग। तो क्या किया था, भूखे वनमानुष को एक कमरे में बंद कर दिया था और इस कमरे की छत से केले का गुच्छा लटका दिया था। केले इतनी ऊंचाई पर थे कि वनमानुष उछल कूद कर भी वहां तक नहीं पहुंच सकता था। उसी कमरे में लकड़ी के 3 खाली बॉक्स पड़े थे। ठीक है, वनमानुष जो था वो केले को प्राप्त करने के लिए खूब उछल कूद किया, किंतु केले पाने में सफल नहीं हुआ। इसके पश्चात वह चुपचाप बैठ गया और थोड़ी देर बाद उठा, तब इधर उधर घूमता रहा और फिर बॉक्स के पास आया और एक बॉक्स को खींचकर केले के नीचे ले गया। धीरे धीरे वो सारे बॉक्स ऊपर नीचे रखता गया और लास्ट में क्या हुआ कि वो उनके ऊपर चढ़ के केले प्राप्त कर लिया उसने। ठीक है, तो गेस्टाल्ट सिद्धांत जो था, इसको जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर ने दिया था और इस कोहलर 2 प्रयोग किए थे। एक छड़ी संबंधी प्रयोग था ठीक है, और दूसरा जो बॉक्स संबंधी प्रयोग था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन नंबर 20 है, गेस्टाल्ट सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो इसको पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, या अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, इसमें एक बंदर को, ठीक है, जाल में बंद कर दिया था। ठीक है, और छड़ी रख दिया था। जो छड़ी का सिद्धांत है वही अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, यानी वनमानुष को रियलाइज हो गया कि अगर जो है इस छड़ी को उठा करके केले को खींचे तो केले खाए जा सकते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन क्लासिकल कंडीशनिंग का अध्ययन किसने किया। तो इवान पेवलोव ने किया था शास्त्रीय अनुबंधन। ठीक है, इसको क्लासिकल कंडीशनिंग। और इवान पेवलोव 1989 से 1936 तक के जो है रूस के वैज्ञानिक थे। ठीक है, रूसी वैज्ञानिक थे और इनका जो सिद्धांत जो था वो शरीर क्रिया विज्ञान पर आधारित था। ठीक है, और पेवलोव ने ये प्रयोग किस पे किया था, 22 क्वेश्चन जो है ये कुत्ते पर इस अपना प्रयोग किया था। ठीक है, भोजन को देखते ही कुत्तों में लार टपकने की क्रिया आरंभ हो जाती थी। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा कि कुत्ते की जो जबान थी, ठीक है, जुबान, तो उसको जो है उन्होंने पाइप से कनेक्ट कर दिया था और जैसे ही खाना देते थे घंटी बजा देते थे, उसके बाद उसको खाना देते थे। धीरे धीरे क्या हो गया कि उसका जो संपर्क हो गया घंटी से। अब धीरे धीरे घंटी पहले बजाते थे तो कुत्ता जान जाता था कि अब खाना मिलने वाला है। ठीक है, तो उसका स्टिमुलस क्या हो गया, घंटी हो गया। पहले भोजन घंटी था, भोजन उसका स्टिमुलस था, उद्दीपक था। उसके बाद घंटी, जैसे ही घंटी बजाते थे उसके लार आने लगती थी। पहले भोजन देते थे तब घंटी आती थी, उसके बाद जो है बाद में घंटी बजाते थे, उसके बाद जो है उसको खाना देते थे। तो ये था उसका क्लासिकल कंडीशनिंग और इसमें स्टिमुलस और रिस्पांस का जो है काफ़ी जो है योगदान था। पेवलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। अगला जो क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो क्रिया प्रसूत B.F. स्किनर ने किया था। B.F. स्किनर जो थे इन्होंने चूहे पर इसका प्रयोग किया था। ठीक है, अब चूहे पर प्रयोग इसलिए किया था, इन्होंने क्या किया कि चूहे को एक जो है बॉक्स में बंद कर दिया था जिसे स्किनर बॉक्स कहते हैं, और इस बॉक्स में एक लीवर तथा एक भोजन की तस्तरी थी। पहले चूहे ने बॉक्स की छानबीन की तथा लीवर तथा भोजन की तस्तरी को सूंघा
और जो अनेक क्रियाएं की, रैंडम एक्टिविटीज़ की। ऐसा करते करते उसने लीवर दबा दिया, धोखे से उसको लीवर दब गया और खाना आने लगा। ठीक, खाना प्रकट हुआ। चूहा लीवर को जल्दी जल्दी दबाने लगा और ऐसे लंबे समय तक रहने तक चूहे को खाना जल्दी जल्दी मिलने लगा। अब उसको पता चल गया कि लीवर को दबाएंगे तो खाना आएगा। तो ये था इस स्किनर का क्रिया प्रसूति सिद्धांत। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है पुनर्बलन सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी, किसने दिया? तो ये दिया था CL महोदय ने। ठीक है, CL हल, इसका जो राइट आंसर है 24 का CL हल। और इस सिद्धांत को गणितीय सिद्धांत, परिकल्पित निर्गमन सिद्धांत, आवश्यकता अवकलन सिद्धांत, या जैविकी अनुकूलन सिद्धांत, या उद्देश्य प्रवणता सिद्धांत भी कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से पक्का आएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए, रीइंफोर्समेंट जो थ्योरी की थी, इसमें ये था कि जैसे सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की ज़रूरत पड़ती है, और यदि उसे भोजन मिल जाता है तो उसकी तत्कालीन जो जैविकी समस्या हल हो जाती है। ठीक, यानी कि उसको पुनर्बलन हो जाता है। स्पष्ट है कि भोजन उसकी आवश्यकता को कम कर देता है और उस जीव के लिए पुनर्बलन का कार्य कर रहा है। जैसे मान लेते हैं, जैसे अगर भूख लगी है और किसी को खाना ना मिले तो पुनर्बलन नहीं होगा। ठीक है, अगर उसको भोजन मिल जाता है तो उसकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, तो इसका मतलब रीइंफोर्समेंट हो जाता है। दूसरे शब्दों में जीवों की वह अनुक्रिया है जिससे भोजन प्राप्त हुआ था वो सीखने में बदले। इस प्रकार के अवलोकन के आधार पर ही हल ने क्या निष्कर्ष निकाला था कि जीव की आवश्यकताएं उससे व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती हैं। ठीक है, जो व्यवहार जीव की आवश्यकता को कम करता है, जीव इस व्यवहार को सीख लेता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों को भी कहें कि एक चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।